Hello, my dear students. Welcome to Adviz Learning, Live to Learn. Myself, Kingshuk Sir, and today, students, हम लोग start करने वाले with a new chapter. The chapter that we are starting today is electrostatics. हम electrostatics start करने वाले. तो dear students, before we start with the chapter ना, हमको समझना है कि इस chapter में basically सीखने क्या वाले. What we will learn in this chapter. तो अगर आप ध्यान से देखो तो it has electro and it has statics. Electro ना students has come from electra. Electro ये word आया electra से, electra. And electra, dear students, it means charge. Electra का मतलब होता है charge. And statics का मतलब होता है at rest. At rest. अगर dynamics बोलेंगे तो dynamics मतलब in motion. Dynamics in motion. Statics मतलब at rest. तो जब हमारे charges रेस्ट पे होंगे, एक ही जगह पे रुके रहेंगे, चार्जेस आर नॉट मूविंग, तो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स का ब्रांच है, हम उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट का जो फिजिक्स का ब्रांच है, ये स्टडी करने वाला जो फिजिक्स का ब्रांच है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बाकी स्टूडेंट्स जब हमारे चार्जेस मोशन में आएगा, व्हेन द चार्जेस विल कम इन मोशन, उसका जो स्टडी होगा उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जब चार्जेस दौड़ेगा, व्हेन द चार्जेस विल बी इन मोशन. ठीक, तो यहां पे तो हम लोग यही स्टडी करेंगे कि हमारे चार्जेस आर एट रेस्ट. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वी कैन ट्रांसफर चार्जेस. हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप पहला फिगर देखो, इफ यू सी फर्स्ट फिगर, फिगर नंबर 1, तो यहां पे स्टूडेंट्स वी हैव अ क्लॉथ. वी हैव अ क्लॉथ. यू कैन कंसीडर दैट दिस इज अ सिल्क क्लॉथ. इट इज अ सिल्क क्लॉथ. ये एक सिल्क का क्लॉथ है. एंड स्टूडेंट्स दिस इज अ प्लास्टिक रॉड या फिर एक ग्लास रॉड. दिस इज अ रॉड. तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है ना, हर एक बॉडी न्यूट्रल होता है. मतलब कि हमारा ये जो क्लॉथ है, दैट क्लॉथ इज न्यूट्रल. एंड सिमिलरली हमारा जो रॉड है, दैट रॉड इज ऑल्सो न्यूट्रल. स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड चार्जलेस. न्यूट्रल एंड चार्जलेस के बीच में देयर इज अ डिफरेंस. चार्जलेस मतलब चार्ज ही नहीं है. न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है. तो कोई भी बॉडी चार्जलेस नहीं हो सकता है. कोई भी बॉडी चार्जलेस नहीं हो सकता है. हर बॉडी क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है. बॉडी कैन बी न्यूट्रल, चार्जलेस नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम. हर एक बॉडी किस चीज से बना हुआ है, एटम. एंड अगर आपको मालूम है एटम का स्ट्रक्चर, तो एटम के सेंट्रल पोर्शन में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है. एंड एटम के चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमता है. बराबर. तो एटम इज मेड अप ऑफ चार्जेस. एटम चार्जेस से बना हुआ है. एंड एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स. तो एटम्स के अंदर चार्जेस है, मतलब कि हमारे इस क्लॉथ के अंदर चार्जेस है. प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है. बस बात इतना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कपड़े के अंदर इक्वल है, जिसके वजह से मैं कहेगा कि हमारा ये जो क्लॉथ है, दैट क्लॉथ इज न्यूट्रल. इट इज न्यूट्रल. तो मैं ऐसा बोल सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मे बी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इसमें 7 है. कितने प्रोटॉन्स है? 7 है. किधर? कपड़े के अंदर. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बोलेगा डेफिनेटली देयर विल बी 1 2 3 4 5 6 7. देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. 7 से तो काफी ज्यादा ही होगा एक कपड़े के अंदर. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने बोला इस कपड़े के अंदर 7 प्रोटॉन्स है एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है कपड़े के अंदर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यूट्रल रॉड है, न्यूट्रल रॉड, इस न्यूट्रल रॉड के अंदर हम ऐसा बोलेंगे, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स. तो रॉड हमारा न्यूट्रल है, क्लॉथ हमारा न्यूट्रल है. देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द क्लॉथ, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रॉड. अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे पता है क्या? ये क्लॉथ को एंड ये रॉड को रब करते हैं. We will rub this rod and this cloth. जब हम ऐसा करते तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वो रॉड में से इजेक्ट आउट होके क्लॉथ के अंदर आ जाता है. इलेक्ट्रॉन्स, when we will rub the rod and we will rub the cloth, रॉड एंड क्लॉथ को जब हम घिसेंगे स्टूडेंट्स, तो रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के क्लॉथ के अंदर आ जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स रॉड में से निकल के क्लॉथ के अंदर जंप करता है. Please remember, only transfer of electrons can take place. Transfer of protons will never occur.
प्रोटॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कभी भी जंप नहीं करेगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। एंड व्हाट इज द रीजन? तो रीजन डियर स्टूडेंट्स ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास काफी कम है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। जो मास है ना प्रोटॉन का, अगर मैंने m ऑफ p कहा, दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो जब आप दो बॉडीज को आपस में घिसोगे तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। हाँ, अब यहां पे रॉड से क्लॉथ में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का प्रॉपर्टी मतलब हमारे क्लॉथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंडेड। तो इलेक्ट्रॉन्स रॉड से क्लॉथ में जंप कर रहे हैं। अगर आप कोई दूसरे दो बॉडीज लोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन्स रॉड के अंदर चला जाए इफ यू चेंज द मटेरियल। तो ये मटेरियल के ऊपर है, उसके बारे में नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन्स रॉड से क्लॉथ में जंप होगा कि क्लॉथ से रॉड में जंप होगा। इस गिवन एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन्स रॉड से क्लॉथ में जा रहा है। इन दिस गिवन एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स हमारे रॉड से क्लॉथ में जंप हो रहा है। बट ये चीज हमको याद रखना है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। प्लीज रिमेंबर, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर कभी भी नहीं हो सकता। प्रोटॉन्स कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑकर। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। अब आप देखो, अगर हमारे इस रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो रॉड के अंदर बचा क्या? प्रोटॉन्स। तो हमारा रॉड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा रॉड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। रॉड बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड अगर डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स क्लॉथ के अंदर आ गया तो क्लॉथ के अंदर अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, क्योंकि रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स क्लॉथ में जंप किया। तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो क्लॉथ बन गया ना स्टूडेंट्स, दैट क्लॉथ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लॉथ हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ना स्टूडेंट्स हमने दो न्यूट्रल बॉडीज को आपस में घिस के, ये रॉड हमारा स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में हमारा रॉड था न्यूट्रल। हमारा क्लॉथ कैसा था? क्लॉथ भी स्टार्टिंग में था न्यूट्रल। तो दो न्यूट्रल बॉडीज को डियर स्टूडेंट्स हमने आपस में घिस के यानी कि रब करके दोनों बॉडीज में चार्जेस को लेके आए। तो व्हेन द टू बॉडीज विल बी चार्ज्ड which were initially neutral, क्योंकि हमने उन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया, तो प्लीज रिमेंबर कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं, अब सोचना ध्यान से, अगर मैं ऐसा कहूं कि ये जो रॉड था, इस रॉड का जब वो न्यूट्रल था उसका मास था m1 मास। ये जो हमारा रॉड है, इस रॉड का मास है m1 जब वो न्यूट्रल था तब। एंड जो हमारा ये क्लॉथ है ना स्टूडेंट्स, ये क्लॉथ का मास जब वो न्यूट्रल था इज m2। जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स रॉड से क्लॉथ में गया, जब इलेक्ट्रॉन्स रॉड से क्लॉथ में गया, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डेल्टा m अमाउंट ऑफ मास दोनों में चेंज हुआ। डेल्टा m अमाउंट ऑफ मास का चेंज हुआ रॉड में भी एंड क्लॉथ में भी। रॉड का जब वो न्यूट्रल था मास वाज m1, क्लॉथ का जब वो न्यूट्रल था मास वाज m2। जब इलेक्ट्रॉन्स रॉड से क्लॉथ में गया तो रॉड का मास जो था उससे डेल्टा m चेंज होगा। सिमिलरली क्लॉथ का जो मास था यानी m2, उससे भी डेल्टा m का चेंज होगा। क्लॉथ के मास में डेल्टा m का चेंज होगा, रॉड के मास में डेल्टा m का चेंज होगा। यू थिंक एंड ट्राई टू टेल मी कि डेल्टा m का मास बढ़ेगा किधर, बढ़ेगा किधर, इंक्रीज किधर होगा? डेल्टा m का मास क्लॉथ में बढ़ जाएगा कि रॉड में बढ़ जाएगा? डेल्टा m का इंक्रीमेंट किधर होगा? यू थिंक? अगर आप समझ पा रहे हो तो रॉड में से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, रॉड में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल गया। रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स क्लॉथ में निकल गया। तो अगर रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो उतना मास कम हो गया ना रॉड के अंदर, क्योंकि रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड हो चुका, इसका मास अभी हो जाएगा m1 माइनस डेल्टा m। डेल्टा m का डिक्रीमेंट हो गया रॉड के मास में। एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्लॉथ के अंदर जंप किया तो उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का मास क्लॉथ के अंदर ऐड हो गया। मतलब क्लॉथ का जो मास था ना, दैट वाज m2, दैट विल नाउ बिकम m2 प्लस डेल्टा m। बात समझ में आ रहा है? मतलब when there are two neutral bodies and the two neutral bodies are rubbed with each other, the body which acquires positive charge shows a decrement in mass, जबकि the body which shows a negative charge shows a increment in mass,
एंड रीजन क्या है? तो रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब ऐसा भी पूछा जाता है कि when two bodies are rubbed with each other, the body which becomes positively charged has extra electron के deficit of electrons, तो definitely it will have deficit of electrons, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ वो, एंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चला गया ना स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा क्लॉथ, दैट विल शो अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया? तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा न्यूट्रल बॉडीज को आपस में घिसने पे दे विल शो चार्जेस। तो बेसिकली हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, द ग्लास एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, द ग्लास एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, whereas the cloth acquires a negative charge. ग्लास क्या एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लॉथ क्या एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज। व्हाई? सो द रीजन इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रॉड एंड दे एंटर इनटू द क्लॉथ। इलेक्ट्रॉन्स हमारे रॉड में से निकल के क्लॉथ के अंदर आ जाता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इस चैप्टर में हम लोग दो बेसिक चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। एक होगा पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, एंड एक होगा नेगेटिव चार्ज विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। बराबर। अब ना स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पूरे मेथड में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम दो न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज करवा सकते हैं। वी कैन चार्ज टू न्यूट्रल बॉडीज जस्ट बाय रबिंग विथ ईच अदर। एक दूसरे से रब करके हम दो न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज कैसे करवा सकते हैं ये समझ में आता है। अब मान लो कि हम लोग दो बॉडीज, बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल, को टच नहीं करना चाहते। रब कर रहे तो टच हो रहा है ना, रब कर रहे तो टच हो रहा है। तो दो न्यूट्रल बॉडीज को हम टच नहीं करना चाहते। बिना टचिंग द टू न्यूट्रल बॉडीज में चाहता है कि दोनों न्यूट्रल बॉडीज में चार्जेस आ जाए, ये में चाहता है। तो क्या करने का? राइट इसमें तो ये बहुत सिंपल था कि दो न्यूट्रल बॉडीज को आपस में घिसा तो रब करने के वजह से एक में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया दूसरे के अंदर। तो द वन हु इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, द वन हु इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन अगर मैं इन दोनों बॉडीज को टच ना करूं, विदाउट टचिंग द टू बॉडीज में चाहता है कि मेरे इन दोनों बॉडीज में चार्जेस आ जाए, तो क्या करने का? तो पे अटेंशन। द टॉपिक इज कॉल्ड एज चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन यानी बिना छुए, बिना टच किए हम न्यूट्रल बॉडीज में चार्जेस को ला सकते हैं विदाउट टचिंग, बिना टच किए। क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोगों ने यहां पे सीखा, यहां पे हमारे दोनों न्यूट्रल बॉडीज को हम घिस रहे थे, तो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था दो बॉडीज के बीच में, टच हो रहा था, जिसके वजह से न्यूट्रल चार्ज में कन्वर्ट हो गया। लक इफ वी विल नॉट टच द टू बॉडीज, फिर भी हम चाहते हैं कि दोनों बॉडीज में चार्जेस आए, तो व्हाट वी शुड डू? सो दैट इज कॉल्ड एज चार्ज बाय इंडक्शन। ध्यान देना, ये स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों न्यूट्रल स्फीयर्स है, बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल स्फीयर्स। ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल। चार्जलेस नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्फीयर्स के अंदर मौजूद है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ए में भी है, बी में भी है, तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मैं चाहता है कि इसमें क्या हो जाए? चार्जेस आ जाए, कि ये न्यूट्रल ना हो, ये चार्ज दिखाए। हालांकि मैं उसके लिए घिसने नहीं वाला है दोनों को। क्या कर रहे हैं देखो, ये जो दो स्फीयर्स था ए एंड बी, ये दोनों स्फीयर के विसिनिटी पे, विसिनिटी यानी बाजू में, विसिनिटी यानी बाजू में, तो ये दोनों स्फीयर के विसिनिटी पे बाजू में मैं एक तीसरा स्फीयर लाता है, एंड मे बी दैट तीसरा स्फीयर जो मैं इन दोनों स्फीयर्स के बाजू में लाया, दैट इज पॉजिटिव। ये जो तीसरा स्फीयर में बाजू में लाया इन दोनों स्फीयर्स के नजदीक में, दैट इज पॉजिटिव। मे बी डियर स्टूडेंट्स दिस इज स्फीयर सी। एकदम ध्यान से अगर आप देखो ना, यू कैन सी कि हमारा स्फीयर सी हमारे इन दोनों स्फीयर्स के साथ टच नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई इंडक्शन। टच नहीं होगा, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर बिना टच किए इन दोनों स्फीयर्स के विसिनिटी पे आ गया। तो क्या होगा? होगा ये कि इन दोनों स्फीयर्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स था, चार्जलेस नहीं है ना, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। तो जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये दोनों स्फीयर्स के अंदर था, वो सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ये स्फीयर 3, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो हमारा स्फीयर 3 इन दोनों स्फीयर्स के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो हमारे ये दोनों स्फीयर्स में से इलेक्ट्रॉन्स ना स्टूडेंट्स स्फीयर ए के इस साइड में आ जाएगा, एंड ये दोनों स्फीयर्स के अंदर जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स है वो उसको बाहर मतलब पुश करेगा ऑन द अदर साइड। तो जितने भी प्रोटॉन्स है वो चला जाएगा अदर साइड पे। यहां तक समझ में आया?
अब ना डियर स्टूडेंट्स, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ये ए से बाहर नहीं निकल सकता। वाई? बिकॉज ए के बाहर स्टूडेंट्स एयर है, एयर। व्हाट इज देयर? एयर। एंड हवा इज एन इंसुलेटर। एयर डज नॉट अलाउ द चार्जेस टू कम आउट। तो हमारे चार्जेस यहां तक तो आ चुके, लेकिन इसके बाहर ये चार्जेस नहीं जा सकते बिकॉज एयर इज देयर। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, यहां पे जो प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन्स बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इस साइड में भी क्या है? हवा। एंड एयर विल नॉट अलाउ द चार्जेस टू कम आउट। चार्ज सिर्फ कंडक्टर में से फ्लो कर सकता है, एयर में से फ्लो नहीं कर सकता बिकॉज इट्स एन इंसुलेटर। अब देखो फिगर सी पे, हमने क्या किया ना स्टूडेंट्स, हमने ये जो दोनों स्फीयर्स जो आपस में टच था, इसको पकड़ के अभी सेपरेट कर दिया। हमने इन दोनों स्फीयर्स को अभी सेपरेट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारे स्फीयर ए में अभी सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है एंड हमारे स्फीयर बी में अभी सिर्फ पॉजिटिव प्रोटॉन्स है। मतलब पहले हमारे स्फीयर ए स्फीयर बी दोनों न्यूट्रल था। पहले हमारे ए के अंदर प्रोटॉन्स भी था, इलेक्ट्रॉन्स भी था, बी के अंदर भी प्रोटॉन्स था, इलेक्ट्रॉन्स था। हमने थोड़ा सा मजाक किया इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंड प्रोटॉन्स के साथ। कैसे? हमने बोला ये दोनों प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो मिला हुआ चीज था, इसके बाजू में एक तीसरा स्फीयर लाया। तो ये तीसरा स्फीयर क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड था, उसको देख के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ए एंड बी के अंदर था वो सब ए के अंदर आ गया, एंड जितने भी प्रोटॉन्स था वो सब बी के पास चला गया क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल। अब हमने क्या किया, ये दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया, तो बीच में हवा आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले बी में था अभी आ चुका था ए में, अभी ये वापस ए से बी नहीं जा सकता क्योंकि बीच में हवा आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन्स नाउ कैन नॉट गो बैक टू स्फीयर बी, एंड बी के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो वापस ए के अंदर नहीं आ सकता है जो पहले था। तो द प्रोटॉन्स विल नॉट कम टू ए एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गो बैक टू बी। तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर ए के अंदर कैद हो गया, हमारे प्रोटॉन्स स्फीयर बी के अंदर कैद हो गया। तो विदाउट टचिंग डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चार्ज्ड बॉडी को एक बार भी न्यूट्रल स्फीयर के साथ टच नहीं किया। तो विदाउट टचिंग हमने दोनों स्फीयर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को लाने में कामयाब हो गए। अब ये स्फीयर को हटा दो, हटा दिया। तो अब अगर ये स्फीयर हमने हटा दिया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्फीयर में फैल गया एंड दूसरे में पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्जेस आ गया। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, जिसमें हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं विदाउट रबिंग, इसको हम बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। बोलो क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ना स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, हम ऐसा बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो ये ना डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, ऐसा नाम पहले आपने कभी सुना ही नहीं, क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बोल रहे हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, व्हाट डज इट मीन? तो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, स्लोली एंड स्लोली वी विल अंडरस्टैंड। क्वांटाइज्ड इस वर्ड का मतलब है कि हमारा जो चार्ज है ना स्टूडेंट्स, दैट चार्ज इज डिस्क्रीट। चार्ज हमारा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट का यह मतलब हुआ कि हमारा चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। चार्ज कैसा है? चार्ज इज डिस्क्रीट, चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। तो आई नो कि स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है, बट डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। समझने का कोशिश करो। अगर सपोज मान लो कि ये एक कोई तो हाउस है, दिस इज अ हाउस, एंड इस घर पे हमको पहुंचना है, ठीक है, इस घर पे हमको पहुंचना है। तो इस साइड में स्टूडेंट्स आई हैव अ स्लोप लाइक दिस, यहां पे हमारे पास एक स्लोप है, एंड इस साइड से स्टूडेंट्स आई हैव स्टेप्स लाइक दिस, यहां पे हमारे पास स्टेप्स हो गया, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ये स्टेप्स हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोगों को ये पूछा जाए कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब ये वन, फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगर घर तक पहुंचना है, वी आर स्टैंडिंग हियर एंड इधर से हमको घर तक अगर जाना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड? कितने कदम हमको चलने पड़ेंगे इस घर तक पहुंचने के लिए? तो सब लोगों का वैल्यूज अलग अलग आएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस पाथ। कंटिन्यूअस पाथ, यहां पे जो आपका स्टेप साइज फिक्स्ड नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। मतलब ये जो पाथ है ना, इस पाथ को हम बोलेंगे दिस इज अ कंटिन्यूअस पाथ, ये कंटिन्यूअस पाथ है। एंड अगर ये कंटिन्यूअस पाथ है तो आपके स्टेप्स का साइज क्या होगा, ये वेरिएबल है, इट्स नॉट फिक्स्ड। मतलब किसी इंसान को बेस से इस घर तक जाने के लिए 10 स्टेप्स लग सकता है, किसी और को 12 स्टेप्स भी लग सकता है, किसी को क्या लग सकता है 10.5 भी लग सकता है, मतलब एकदम कम स्टेप्स। तो अगर ऐसा हो गया तो देन इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं उस साइड से घर पे जाऊं
then now every step you will climb once. तो अब आप ना गिन सकते हो कि आपको कितने स्टेप्स चढ़ के जाने पड़ेंगे इस घर तक। मतलब ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। दिस इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी डिस्टिंक्ट, मतलब एग्जैक्टली आपको मालूम है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू रीच दैट होम। तो हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारा जो चार्ज है ना, वो चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा दैट चार्ज इज डिस्क्रीट, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ चार्जेस बॉडी के अंदर होंगे एंड वी विल नो कि हाउ मेनी चार्जेस बॉडी के अंदर है। क्वांटाइज्ड का ये मतलब है। और डिटेल में देखते हैं, हमको समझ में आएगा। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज होल नंबर मल्टीपल, होल नंबर मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल यानी होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज का होल नंबर ऑफ टाइम्स, होल मल्टीपल्स में चार्ज होगा किसी बॉडी के अंदर। कभी भी चार्ज फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये एक बॉडी है, इफ आई से दैट दिस इज अ बॉडी, तो इस बॉडी के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इस बॉडी के अंदर ना 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो सकता है, या फिर इस बॉडी के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। इस बॉडी के अंदर 35 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो सकता है। हमेशा बॉडी के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस होल नंबर टाइम्स इलेक्ट्रॉन का वैल्यू में होता है। होल नंबर टाइम्स इलेक्ट्रॉन, होल नंबर टाइम्स इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है। मतलब डिस्क्रीट फिक्स्ड नंबर ऑफ चार्जेस बॉडी के अंदर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हमारे पास ऐसा बॉडी है तो हम बोल रहे हैं कि बॉडी के अंदर 10.5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉडी के अंदर 12.7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ चार्जेस एक बॉडी के अंदर होगा। इट इज ऑलवेज होल नंबर टाइम सी, होल नंबर टाइम सी। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो क्लियर दिस। कैसे ना स्टूडेंट्स, अगर आप एग्स देखो, एग्स, हम लोग मार्केट में अगर एग्स खरीदने जाएंगे तो हम ऐसा बोलते हैं कि वी विल परचेस 1 egg, or we will purchase 2 eggs, we will purchase 6 eggs, आधा डजन eggs, we will purchase 12 eggs। हम लोग कभी भी नहीं बोलते कि we will purchase 1.5 eggs, 2.5 eggs, ऐसा नहीं बोलते। मतलब कि हमारे जो eggs है ना वो क्वांटाइज्ड है। एक और एग्जांपल, अगर हम एप्पल्स के बारे में देखें तो हम बोलेंगे we will purchase 1 apple, और we will purchase 2 apples, 5 apples, 10 apples, यानी होल नंबर ऑफ एप्पल्स हम लोग खरीदते हैं कि नहीं। कभी भी हम लोगों के फ्रैक्शन में एग्स नहीं होता है, फ्रैक्शन में एप्पल्स नहीं होता है। वी डोंट परचेस एग्स इन फ्रैक्शंस, वी डोंट परचेस एप्पल्स इन फ्रैक्शंस। तो क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे एग्स का नंबर हमेशा होल नंबर में होता है, तो एग्स आर क्वांटाइज्ड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एप्पल्स का नंबर हमेशा होल नंबर में होता है, तो एप्पल्स आर क्वांटाइज्ड। जैसा स्टूडेंट्स एग्स होल नंबर में होता है, एग्स आर क्वांटाइज्ड, एप्पल्स होल नंबर में होता है कि एप्पल्स आर क्वांटाइज्ड, उसी प्रकार स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि हमारा चार्ज भी होल नंबर में होगा, तो चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। आधा अधूरा चार्जेस नहीं होगा, होल नंबर के मल्टीपल में चार्ज होगा हमेशा। मतलब 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, होल नंबर, इंटीजर्स। उसी प्रकार 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 5 चार्ज, 10 चार्ज होल नंबर में होगा। कौन? चार्जेस। आधा अधूरा नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ऐसा मान लो स्टूडेंट्स कि हमारे पास ग्लास रॉड है, ये हमारे पास सिल्क क्लॉथ है। वही हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या किया था? दोनों को घिस रहे। तो जब हम लोग इन दोनों को घिसेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में जंप होगा, है कि नहीं? व्हेन वी विल रब द ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा किधर? तो सिल्क क्लॉथ में। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि ग्लास रॉड में से एक इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में जंप किया, एक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जंप किया तो हमारे इस सिल्क क्लॉथ के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। ई क्या था? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड वही 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप किया।
अगर डियर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि मेरे ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा सिल्क के अंदर? 2 टाइम्स ई। समझ रहे हो, होल नंबर में आ रहे हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का ग्लास में से सिल्क क्लॉथ में जंप किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम बोलेंगे कि हमारे क्लॉथ के अंदर चार्ज हो जाएगा 3 का। अब ऐसा खेलते जाओ, अगर मैं बोलूं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का जंप किया, 5 इलेक्ट्रॉन्स का जंप किया, देन अकॉर्डिंगली हमारे चार्ज के वैल्यूज चेंज होते जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स जंप हो गया तो चार्ज इज 5 टाइम्स ई। अगर मैं कहूं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जंप किया तो 6 टाइम्स ई, 7 इलेक्ट्रॉन्स जंप किया तो 7 टाइम्स ई। इस तरह से हम खेलते जाएंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं इन जनरलाइज्ड सोचूं, तो इन जनरलाइज्ड में ऐसा बोल सकता हूं कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जंप किया, कितने? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप किया, तो हमारे कपड़े के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? n टाइम्स ई। n हैज टू बी अ होल नंबर। अभी समझाया, 1 इलेक्ट्रॉन जंप होगा, 10 इलेक्ट्रॉन जंप होगा, 50 इलेक्ट्रॉन जंप होगा, 100 इलेक्ट्रॉन जंप होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं हो सकता है। आप इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते। यू कैनॉट ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन। आइदर 1 इलेक्ट्रॉन जंप होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन जंप होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। तो वही हम बोल रहे थे कि किसी भी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस होगा, दैट इज होल नंबर टाइम्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। होल नंबर। तो हमारा चार्ज जो किसी बॉडी के अंदर होगा, इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। द चार्ज इज ऑलवेज डिस्क्रीट। The charge is always a whole number times the charge of an electron. I hope you understood this. बस याद रखना कि ये जो E बोल रहे, that is the magnitude of the charge of the electron. And electron का जो charge होता है, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, बराबर। Based on this, students, we will do a numerical. तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। सो दिस वी ऑलरेडी नो। ये अगर क्वेश्चन में डेटा में नहीं भी दिया रहता, देन ऑल्सो इट वाज ओके फॉर अस, क्योंकि हमको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर का चार्ज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? कितने इलेक्ट्रॉन्स की गरज है इन ऑर्डर टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? 1 कूलम का चार्ज प्राप्त करने के लिए किसी बॉडी के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट विद इन दैट बॉडी? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता है स्टूडेंट्स कि Q इज इक्वल्स टू n टाइम्स C, एंड इसके बाजू में हम रीजन डालेंगे कि क्योंकि यानी एज हमारा जो चार्ज है, दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टूड। क्वांटाइज्ड यानी होल नंबर टाइम्स C। चार्ज हमेशा होल नंबर टाइम्स ई में होता है। दिस इज द फंडामेंटल रूल। आप ये फॉर्मूला याद रखो। तो क्योंकि हमारा चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज विल ऑलवेज बी होल नंबर टाइम्स ई। तो ये जो चार्ज है ना स्टूडेंट्स, ये चार्ज हम लोगों को क्वेश्चन में बोला कि बॉडी के अंदर 1 कूलम का चार्ज है। बॉडी के अंदर 1 कूलम का चार्ज है। हमको n निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना चाहिए ताकि 1 कूलम का चार्ज हो। ई का वैल्यू हम सबको मालूम होता है, इट इज 1.6 into 10 raised to minus 19। बोलो क्लियर? Now this 1.6 into 10 raised to minus 19 comes to the left. तो हमको मिलेगा 1 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 is equals to n. Right? So 10 raised to minus 19 students ऊपर चला जाएगा, तो 10 raised to plus 19 होगा। 10 raised to plus 19 minus 19 ऊपर plus 19, laws of indices. So 10 raised to plus 19 ये गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में बचा 1 divided by 1.6, 1 divided by 1.6। तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 16 एंड दिस इज n। बोलो क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 16 एंड ये 10 दोनों 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड। सो वी शुड गेट 5 डिवाइडेड बाई 2 5 10 एंड 2 8 तो 5 by 8 into 10 raised to कितना है? तो 19, 10 raised to 19 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू 8। राइट? अब 5 and 8 को हम डिवाइड करते हैं, सो वी शुड गेट दैट इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट क्या? तो ये 50 या 8, तो कितना हो गया? 8 7 56, 8 5 40, 8 6 48, 48 49 50 20, 8 2 16, 17 18 19 20 40, 8 5 so 0.625 multiplied by 10 raised to 19. These many electrons must be transferred so that you get a charge of 1 coulomb. अगर आप चाहते हो तो आप एक 10 का वैल्यू यहां पे डाल सकते हो। सो यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 6.25 into 10 raised to 18
अब यहाँ पे ना कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर आप तो बोल रहे थे होल नंबर में होगा चार्ज का ट्रांसफर, 6.25 कहाँ होल नंबर है? तो ये होल नंबर है स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे 10⁻18 है, आप 10⁻18 आगे डालो तो दिस बिकम्स अ होल नंबर, ह्यूज होल नंबर, राइट? आप अगर 10⁻18 इसमें डालते हो यू गेट 625 एंड इसके आगे 16 जीरोस। वाई 16? क्योंकि 2 तो इसमें चला गया, तो इसके आगे 16 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो दिस इज अ होल नंबर, है कि नहीं? मैं वही तो बोल रहा था कि हमेशा हमारा जो चार्ज का ट्रांसफर होता है दैट इज ऑलवेज होल नंबर टाइम्स ई। तो ऐसा तो हम नंबर नहीं लिख सकते ना, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज 6.25 into 10⁻18, बराबर? सो आवर चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब Q इज ऑलवेज N into E, बराबर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसा है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग, आप लोगों ने स्कूल में भी ये सुना होगा, इट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। पूरे यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पूरे यूनिवर्स में इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ, बस हम इतना कर सकते हैं कि वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट चार्ज का क्रिएशन, चार्ज का डिस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, बराबर? सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वी नो दिस स्टेटमेंट, राइट? ये ऐसा यहाँ पे चार्ज में लिखा है, ऐसा एनर्जी में भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और इट कैन बी चेंज्ड इन इट्स फॉर्म, बराबर? उसी प्रकार चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वी कैन ओनली ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल किस तौर पे स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने दो बॉडीज है, दिस आर टू बॉडीज। तो मैं ऐसा बोलता है कि दिस इज बॉडी ए, मैं ऐसा बोलता है दैट इज बॉडी बी। तो हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन। मान लो स्टूडेंट्स कि हमारा ये बॉडी ए क्या है, तो दिस बॉडी ए इज न्यूट्रल। हमारा ये बॉडी ए क्या है? न्यूट्रल है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारा बॉडी बी भी न्यूट्रल है, क्योंकि यूजुअली हर एक बॉडी क्या रहता है? न्यूट्रल ही रहता है। तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि हमारे इस बॉडी ए के अंदर ऐसे प्रोटॉन्स है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बराबर? एंड हम लोग बोलेंगे हमारे इस बॉडी बी के अंदर, बॉडी बी के अंदर भी प्रोटॉन्स है, तो बॉडी बी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है? हम लोग ना गिन लेते हैं स्टूडेंट्स के बॉडी ए में टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन बॉडी ए, हम गिनते। तो वी कैन से दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे बॉडी ए के अंदर प्रोटॉन्स कितने? 8। बॉडी ए के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? तो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा बॉडी ये न्यूट्रल है, राइट? अगर हम लोग बॉडी बी के बारे में सोचते हैं तो बॉडी बी के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, गिन लेते हैं। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो प्रोटॉन्स कितने? 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5। यहां तक समझ में आया? अब बिफोर वी रब द टू बॉडीज, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सके, हम सोच लेते हैं कि टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है। दोनों को अगर एक साथ हम सोचते हैं, दोनों को अगर हम लोग एक साथ सोचते हैं, तो टोटल पी मतलब प्रोटॉन्स, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने दोनों बॉडीज को मिला के? तो हमारे बॉडी ए के अंदर 8 प्रोटॉन्स है, बॉडी बी के अंदर 5 प्रोटॉन्स है, तो 8 एंड 5 दोनों ऐड हो जाएगा, तो टोटल प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? टोटल प्रोटॉन्स होगा 13, बराबर? अगर हम लोगों ने दोनों बॉडीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी गिना, तो देन इट इज ऑल्सो 8 + 5, सो दैट इज अगेन 13। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस गिवन एग्जांपल में इज 13। यहां तक समझ में आया? अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू इज वी रब द टू बॉडीज। हम इन दोनों बॉडीज को रब करते हैं। तो व्हेन वी रब द टू बॉडीज, तो क्या हो जाएगा? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा मान लो कि हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बॉडी ए से बॉडी बी हो गया।
तीन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर स्टूडेंट्स ए से बी हो गया, क्योंकि मैंने दोनों बॉडीज को रब किया, एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता। तो जब हमने दोनों बॉडीज को रब किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ए से बी अगर हुआ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी 8 ना होते हुए 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो निकल गया ना। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बी के में अंदर हम सोच रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो बी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहेगा, क्योंकि उसका तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए के अंदर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी के अंदर 3 एक्स्ट्रा हो गया, पहले 5 था, 5 और 3 मिलके कितना हो गया? 8। अब गिनो जरा टोटल नंबर ऑफ चार्ज। फिर भी अगर डियर स्टूडेंट्स आप गिनते हो, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी है 8 + 5 दैट इज 13, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी अगर आप गिनते हो, तो इट इज 5 एंड 8 दैट इज 13। तो कैन आई से डियर स्टूडेंट्स की टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज। हाँ, आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आप लोगों को करवाया कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा बॉडी में से चार्ज इधर से उधर जा रहा है कि उधर से इधर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। दिस फिनोमिनन स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बराबर। तो हमने दो चीज सीखा, एक सीखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब Q इज n इंटू E, जहां पे n इज ऑलवेज अ होल नंबर। बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ना स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। सो इस लॉ के वजह से चार्ज का यूनिट कूलम हो गया है कि नहीं? चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। सो पीपल स्टार्टेड गिविंग कूलम दैट रेस्पेक्ट कि चार्ज का हमेशा ऐसा यूनिट कूलम होगा ड्यू टू दिस लॉ। सो टू स्टडी दैट लॉ दैट इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो फिगर में, दिस इज वन चार्ज दैट इज Q1, दिस इज द सेकंड चार्ज दैट इज Q2। इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन है R का, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस R। तो ये दोनों चार्ज क्योंकि लाइक चार्जेस है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे। तो Q1 पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स इज F1, Q2 पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स इज F2। यहां तक हमको समझ में आ रहा है। यू नो राइट, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। मतलब अगर Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सो दे विल रिपेल ईच अदर। अगर Q1 एंड Q2 दोनों नेगेटिव चार्ज है, दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर। अगर Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज तो हमको मालूम है। बराबर। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, के फोर्स रिपल्सिव होगा के फोर्स अट्रैक्टिव होगा, डिपेंड्स ऑन Q1 एंड Q2 के मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी पे। पोलैरिटी पे अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव, Q1 Q2 अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। तो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है फोर्सेस रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। इतना तो समझ रहे हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, Q1 पे लगने वाला फोर्स एंड Q2 पे लगने वाला फोर्स, दैट मैग्नीट्यूड वाइज स्टूडेंट्स दोनों चार्ज पे फोर्स बराबर बराबर का लगता है, ऐसा कूलम ने बोला। एंड इट्स अ लॉ। लॉ मतलब स्टूडेंट्स यू हैव टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो थियोरेटिकल प्रूफ फॉर दैट। लॉ मतलब इट हैज टू बी एक्सेप्टेड एंड देयर इज नो थियोरेटिकल प्रूफ। थियोरेटिकल प्रूफ जिस चीज में होता है दैट्स अ थियरम, वो थियरम होता है, बट इट्स अ लॉ। लॉ मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट कि चार्ज Q1 पे लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है एंड चार्ज Q2 पे लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज पे मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स विल बी सेम। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F2 एंड दैट इज इक्वल्स टू F। ऑन बोथ द चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल एक्ट। हाँ, रिपल्सिव होगा इफ दे आर लाइक चार्जेस, अट्रैक्टिव होगा इफ दे आर अनलाइक चार्ज, बट मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स मस्ट बी सेम। Q1 एंड Q2 पे लगने वाला फोर्स, ये पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज पे, ये फोर्स का वैल्यू ना डियर स्टूडेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट के साथ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड जो दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे। दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे। अगर आप लोगों को याद आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा था व्हेन यू वर इन स्कूल। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी,
आपको अगर याद आ रहा है तो आप सोचो, दिस इज वन मास कॉल्ड एज m1, दिस इज अनदर मास कॉल्ड एज m2, एंड दोनों मास के बीच में डिस्टेंस इज r। तो दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशन कभी रिपल्सिव हो नहीं सकता। तो ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स। m1 m2 को जितना फोर्स से खींचेगा, m2 m1 को सेम फोर्स से खींचेगा, एंड दैट फोर्स डियर स्टूडेंट्स इज directly proportional gravitation में to the product of the two masses, and that force is inversely proportional to square of the distance between them। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला, तो दे आर सेम, बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों के बीच में। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, एंड ये लॉ को स्टूडेंट्स कूलम्ब ने दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ। हम इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो हम कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि पता नहीं ना कि लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, सो इट कैन बी अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम स्टूडेंट्स ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज यानी q1 q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r स्क्वायर। ये ऐसा हो जाएगा, बोलो क्लियर। अब ना स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हम इक्वल टू से सब्सटीट्यूट करेंगे। वी विल सब्सटीट्यूट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी विद इक्वल टू, एंड द मोमेंट वी डू दैट एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू में हमने कन्वर्ट किया, सो वी शुड गेट अ कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट k, and that is F is equals to K Coulomb's constant into Q1 into Q2 upon R square। ये हमारा Coulomb's constant है। तो ये जो Coulomb's constant है ना स्टूडेंट्स, here ये जो Coulomb's constant है, इस Coulomb's constant को हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स तब होगा व्हेन दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम इज देयर। व्हाट इज देयर? वैक्यूम। अगर दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है या फिर एयर है, इफ एयर इज देयर और वैक्यूम इज देयर, तो हम लोग इस कांस्टेंट को बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम नहीं होगा, अगर पानी होगा, ग्लास होगा, कुछ और मीडियम होगा, तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट ना कहते हुए सिर्फ एप्सिलॉन कहेंगे। एप्सिलॉन नॉट ना कहते हुए विल कॉल इट एज एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k हियर। तो अगर k का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सो वी शुड गेट देयरफॉर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा मैग्नीट्यूड वाइज, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इफ एयर और वैक्यूम इज देयर। दूसरा मीडियम रहेगा तो ओनली एप्सिलॉन, उसके आगे इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ का वैल्यू हो गया। ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आप याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यूनिट के बारे में सोचते हैं तो किसका यूनिट चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, इसका यूनिट चाहिए। तो अगर मेरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये R स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऊपर, R स्क्वायर ऊपर, अच्छा Q1 Q2 नीचे, R स्क्वायर ऊपर, Q1 Q2 नीचे, तो क्या यूनिट होगा? आई विल राइट इट हियर। क्या मैं ऐसा बोल सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो दैट इज F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 नीचे आएगा, सो दैट इज Q1 इंटू Q2। बोलो क्लियर। तो F मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो कैन आई से इट इज मीटर स्क्वायर, सो आई से दैट इट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज, तो चार्ज, चार्ज मतलब क्या हो गया? कूलम स्क्वायर। चार्ज, चार्ज इज कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ है। फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, जहां पे Q1 Q2 आर द टू चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर। अब ना स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक, हम इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। वी वांट टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ। इवन दो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अलग अलग है। अगर रिपल्सिव होगा तो भी डायरेक्शन अलग, अट्रैक्टिव होगा तो भी डायरेक्शन अलग। तो ये जो पार्ट है F12 बार, दैट इज नथिंग बट फोर्स किस पे, पहले चार्ज पे, तो हम बोलते हैं ऑन Q1। एंड ये पहले चार्ज पे फोर्स लगा क्यों, दूसरे चार्ज के वजह से, तो दूसरे चार्ज के वजह से तो हम बोलते हैं ड्यू टू Q2। दूसरे चार्ज के वजह से पहले चार्ज पे फोर्स लगा, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है, एंड इस मैग्नीट्यूड के आगे स्टूडेंट्स, इस मैग्नीट्यूड के आगे हम एक डायरेक्शन डाल देंगे ताकि ये पूरा फॉर्मूला वेक्टर में बने। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 1 2, सोचो। 1 2 डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट जा रहा है, 1 2 किधर जा रहा है, 1 2 जा रहा है लेफ्ट। तो अगर 1 2 हमारा लेफ्ट जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हम 2 से 1 की ओर जा रहे हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम 2 to 1, हम 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, दैट इज द डायरेक्शन। तो अगर मैं 2 से 1 की ओर जा रहे हैं तो ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आंसर चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड शुड रिमेन द सेम, तो ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा 2 से 1, इस यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट्स हम कहेंगे R21 कैप। सो दिस इज जस्ट अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वाइज 1 है एंड इसका डायरेक्शन क्या है 2 से 1। तो हम ये R21 कैप को इसके आगे लिख देंगे, R21 कैप, बस डन। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता है F21 बार, तो F21 बार विल बी नथिंग बट फोर्स ऑन चार्ज 2, किसके वजह से, किसके वजह से, सो ड्यू टू Q1। मैग्नीट्यूड वाइज अगेन इट विल बी सेम, सो मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम होगा, सो मैग्नीट्यूड इज अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ थिंक अबाउट द डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन डालना है, तो 2 1 का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 1 का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ 2 1। अब राइट मतलब हम लोग 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, राइट 1 से 2 की ओर जा रहे हैं। अब अगर 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, 1 से 2, सो वी कॉल इट एज R12 कैप, 1 से 2, 1 से 2, सो R12 कैप। सो ये R12 कैप को ये आगे लिख देंगे, R12 कैप, R12 कैप। So this becomes the vector form. So magnitude wise students both are same, direction wise they are opposite. So can we say that therefore F12 bar is equals to minus of F21 bar. This is the vector form of Coulomb's law. बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स व्हेन यू विल कम, ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।